राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हजारों सालों से हमारे पूर्वज और हम स्वयं भी अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए के रखने के लिए, अपने खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए पशुओं का गोबर और मूत्र का प्रयोग करते आ रहे हैं। यदि हम बात करें गाय माता की, तो गाय माता का मूत्र और गोबर भी इस कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण नहीं रहा, इसके माध्यम से तो हर तरह के पोषक तत्वों की आपूर्ति सहजता से हो जाती है, क्योंकि हम सब जितने भी जीव जगत के प्राणी हैं, इस पृथ्वी के किसी भी कोने में रहते हैं, अपने आहार के लिए वनस्पति पर ही निर्भर हैं। कुछ लोग साग सब्जियों पर, फलों पर निर्भर हैं, कुछ लोग अन्न, दाल, चावल आदि पर निर्भर हैं, और जो लोग इन चीज़ों पर निर्भर नहीं हैं, यानी कि जो लोग मांसाहारी हैं, जो मांसाहारी जीव जगत के प्राणी हैं, वो भी एक तरह से वनस्पतियों पर निर्भर हैं। जो मांसाहार का सेवन करते हैं, अंततः उनका शिकार भी वही प्राणी बनते हैं जो स्वयं शाकाहार पर निर्भर होते हैं। आपने देखा होगा कि शेर को हिरण चाहिए, खरगोश चाहिए, तो हिरण और खरगोश को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए तो वनस्पति की आवश्यकता रहती है। तो वनस्पति हमारे आहार का, प्राणी जगत के आहार का मुख्य आधार है, और इस वनस्पति को चाहे वो साग सब्जियों के रूप में हो, फलों के रूप में हो, या फिर फसलों के रूप में हो, पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है, फसलें लेनी पड़ती हैं। और ऐसे में जब फसल उगाते हैं, साग सब्जियाँ उगाते हैं, या फिर हम फलों का उत्पादन करते हैं, तो इस प्रक्रिया में, इस खेती बाड़ी में काफ़ी मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो पृथ्वी से खिंच के इनमें चलाए जाते हैं, और फिर इनके माध्यम से हमारे अंदर ये प्राणी जगत को स्वस्थ रखने में, शारीरिक और मानसिक विकास को समान रखने में, या उनके क्रियाकलाप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह जो फसलें होती हैं, जो फल साग सब्जियां उत्पन्न की जाती हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसकी आपूर्ति के लिए मनुष्य प्राचीन समय से कई तरह की वस्तुओं का प्रयोग करता रहा है। पहले तो इतनी समस्या नहीं थी, तो उसने कुछ हजार साल पहले पशुओं के गोबर आदि का प्रयोग करना शुरू किया, क्योंकि पशुओं के गोबर और मूत्र में वो सब पोषक तत्व रहते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से या कुछ दशकों से हमारी हालत कुछ ज़्यादा हो गई है। पहली तो इसलिए हो गई है कि पशुओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है, और मानव आबादी की संख्या बढ़ रही है। मानव आबादी की संख्या बढ़ने से आहार की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। इसमें फसल उगाने का या साग सब्जियां उगाने का एक बोझ बढ़ रहा है। फलों का उत्पादन या साग सब्जियों का उत्पादन हर कंट्री बढ़ाना चाहती है, तो इसमें बार बार फसलों का बोझ पृथ्वी पर आ गया है। ऐसे में पृथ्वी की पोषक शक्ति बहुत तेज़ी से घट रही है। तो हम उसकी आपूर्ति करने के लिए तो एक सहज सामान्य प्रयोग है। यदि एक मनुष्य के कंपेरिजन 4 पशु रहते हैं, तो सहजता से वो 4 पशु हमारे खेतों की, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति की क्षतिपूर्ति कर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से पशुओं की संख्या में जिस तेज़ी से गिरावट आई है, तो एक तरह से मनुष्य के ऊपर 2 बोझ आ गए हैं। पहली तो कि उसके जो पालतू पशु हैं, उसके खेतों की, उसकी ज़मीन की जो पोषक तत्व संबंधी जो ज़रूरत है, उसको सहजता से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, फसलों का बोझ, बार बार फसलें लेनी पड़ रही हैं, ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ रही हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है, जो पोषक क्षमता है, वो धीरे धीरे घट रही है। तो मनुष्य ने पिछले करीब 100 सालों से रासायनिक खाद के रूप में एक हल निकाला, लेकिन उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं कि रासायनिक खादों के प्रयोग से तो एक साथ कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। हमारे स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ रहा है, प्राकृतिक वातावरण बिगड़ रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। तो ऐसे में फिर से हमें उसी मूल स्रोत की तरफ लौटना पड़ रहा है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो हमारी गौ माता निभा सकती है। क्योंकि गौ माता का जो गोबर है और मूत्र है, उसमें सब पोषक तत्व रहते हैं जो खादों में रहते हैं। इसीलिए तुम खादों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः एक किसान को 1 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी मात्रा में यूरिया का, DAP का, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट खादों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें काफ़ी मात्रा में खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसकी आपूर्ति सहजता से गोबर और गौमूत्र के माध्यम से हो सकती है।
यदि आप सीधे सीधे गोबर का प्रयोग करते हैं तो गोबर की काफ़ी मात्रा आपको 1 एकड़ भूमि को कि उसकी उर्वरा शक्ति को यथावत बनाने की आवश्यकता है। एक एवरेज है, आज के समय में देखा जाए तो ये एवरेज है 10 से 12 क्विंटल, यानी कि गोबर के रूप में आपको 10 से 12 क्विंटल गोबर की आवश्यकता 1 एकड़ के लिए की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास इतना गोबर है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपके खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊपन है, फिर से उसी लेवल पर आ जाता है जहाँ आज से 20-25 साल पहले था। यदि आप गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहते, उसकी जगह उसका कंपोस्ट खाद बना के प्रयोग करना चाहते हैं, तो कंपोस्ट खाद की मात्रा गोबर की तुलना में घट जाती है। लेकिन गोबर के साथ एक समस्या है। गोबर के साथ समस्या ये है कि गोबर में आप सीधे सीधे फसल नहीं उगा सकते। गोबर को मिट्टी में पूरी तरह से मिलने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि गोबर डालेंगे, उसका कंपोजिशन होगा, उसका विभाजन होगा, वो मिट्टी में मिलेंगे और मिट्टी में मिलने के बाद गोबर के जो पोषक तत्व हैं अपने उपजाऊपन दिखा पाते हैं। तो यदि 3 महीने का आपके पास समय है तो गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है गोबर को खाद में बदल लेना, कंपोस्ट कर लेना। तो कंपोस्ट की 2-3 प्रक्रिया हैं। गोबर का कंपोस्ट बनाने में भी कम से कम 90 से 120 दिन का समय लगता है, तब वो गोबर खाद के रूप में रूपांतरित होती है, फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक और प्रयोग है कि वर्मी कंपोस्ट बना लेना। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में भी सामान्यतः 40 दिन के आसपास का समय लग जाता है। जितने भी कुछ ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके संबंध में मैंने पिछले कुछ समय वीडियो भी डाले थे कि आप वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया को सिमेट कर 8 दिन तक 7-8 दिन तक भी ला सकते हैं। उसके माध्यम से भी अपनी खेतों की ज़मीन की उर्वरा शक्ति बना सकते हैं। लेकिन सीधा सा प्रश्न ये मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने खेतों की पोषक तत्व संबंधी आपूर्ति पूरी करनी है तो आपको कम से कम 10 से 12 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद के रूप में 2 से 3 क्विंटल गोबर की ज़रूरत पड़ती है। या फिर गौमूत्र की आवश्यकता देखें तो आपने 1 एकड़ भूमि को संचित करने के लिए 1000 लीटर के आसपास गौमूत्र की आवश्यकता होती है। इनकी इतनी मात्रा में आप मूत्र की आपूर्ति करेंगे, गोबर की आपूर्ति करेंगे, तब आपके खेतों की जो पोषक क्षमता है पूरी हो पाती है। लेकिन इस सब प्रक्रिया को आप दूसरी तरह से भी सहजता से कर सकते हैं। वो है गोबर का आप एक्सट्रैक्ट निकाल लें, रस अलग कर लें, गौमूत्र को गाढ़ा कर लें। तो गौमूत्र को गाढ़ा करने या फिर गोबर का एक्सट्रैक्ट निकाल के कम मात्रा में प्रयोग करने से भी आपकी समस्या हल हो सकती है। तो यदि कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको 500, 700, 1000 लीटर गौमूत्र को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं 1 लीटर में, 4 लीटर में, 5 लीटर में, 10 लीटर में। तो उसका प्रयोग करने से आप 1 एकड़ ज़मीन की जो पोषक तत्व संबंधी है, यूरिया, फास्फोरस, पोटाशियम या दूसरे जो माइनर जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे सेलेनियम है, बोरोन है, जिंक है, लो है, सल्फर है, कैल्शियम है, ऐसे यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति करने तो आपको इतनी मात्रा में गोबर के मूत्र की आवश्यकता होती है, गाय के मूत्र की आवश्यकता होती है या इतनी गोबर की आवश्यकता होती है। लेकिन इसी चीज़ को आप सहजता से यदि गोबर का रस इकट्ठा कर लें, गोबर का रस बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि गोबर का विश्लेषण करेंगे तो गाय के 1 किलो गोबर का यदि हम देखें तो 1 किलो गोबर में कम से कम 700 ग्राम के आसपास, 800 ग्राम के आसपास तो उसमें तरल रहता है। तरल का ज़्यादातर हिस्सा जल के रूप में होता है। तो गोबर के 2 हिस्से हो गए, एक उसका सॉलिड भाग हो गया है जो 20-25% के आसपास होता है। इस सॉलिड भाग का भी ज़्यादातर भाग रेशे का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जो पशु आहार के रूप में जो सेलुलोज युक्त आहार सेवन करते हैं, घास फूस का सेवन करते हैं, उसका काफ़ी हिस्सा तो अपचित रह जाता है, चाहे वो सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाए। तो ये सूक्ष्म कण ही गोबर के रूप में बाहर आते हैं। तो इससे गोबर का कम से कम 17 से 20% अंश बनता है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, गोबर की क्वांटिटी बढ़ा देता है, खाद की क्वांटिटी बढ़ा देता है, लेकिन खेतों में पूरी तरह से मिलने में इसे काफ़ी वक्त लगता है। क्योंकि जब तक ये सूक्ष्म कण पूरी तरह से विखंडित नहीं हो जाएंगे तब तक मिट्टी में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, यद्यपि मिट्टी की मात्रा बढ़ा देंगे। तो इसी को विभाजित करने के लिए तो डिकम्पोस्ट करते हैं। इसीलिए हम
केंचुए की मदद लेते हैं, एंजाइम्स की मदद लेते हैं, कुछ प्रोटीन, कुछ बैक्टीरियाज की मदद लेते हैं, या गुरबैल की। गुरबैल देखा होगा, गोबर में एक कीड़ा होता है जिसको गुबरैल कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि अब उसके बारे में चर्चा नहीं होती। हमने देखा भी, हम में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने आज तक गुरबैल देखा नहीं होगा, लेकिन 20-25 साल पहले तक गुरबैल आम तौर पर देखे जाते थे। गुबरैल और अर्थवर्म यानी केंचुए में एक अन्यता है, एक अंतर है। केंचुआ जब गोबर शांत हो जाता है, गोबर की मीथेन गैस और नाइट्रोजन गैस काफ़ी हद तक निकल जाती है, तब सक्रिय होता है। आप ताज़ा गोबर में यदि केंचुए को डाल दोगे तो वो निष्क्रिय मर जाएगा, उसके ऊपर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन गुबरैल एक ऐसा प्राणी है जो ताज़ा गोबर में ही खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो ताज़ा गोबर को ही अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है और आहार के रूप में प्रयोग करके गोबर निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। जैसे कि हमारे केंचुए हैं, केंचुए भी गोबर खाते हैं। गोबर खा के उसका जो मल भाग होता है वो खाद के रूप में बाहर आता है, वही हमारे खेतों को पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। तो गोबर के प्रयोग को यदि आपने करना है तो उसके लिए ये चीज़ें आवश्यकता हैं, लेकिन इसमें वक्त लगता है। पर इसी चीज़ को आप गोबर के एक्सट्रैक्ट के पूरा कर सकते हो। तो गोबर के जो एक्सट्रैक्ट है उसका ज़्यादातर भाग तो रेशे के रूप में, सेलुलोज के रूप में बाहर निकल जाता है। उसका तरल भाग जो है, तरल भाग के भी कई भाग हैं। उसका एक अंश बना होता है लेकिन से गोंद भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक भाग बना होता है जिसमें सैकड़ों तरह के बैक्टीरियास होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और यही खेत के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं की उपयोगिता है। तो इनको आप सॉलिड या तो कंसनट्रेट कर लें, गोबर के तरल को संचित करते करते इकट्ठा कर लें, उसका प्रयोग खेतों में करने लगें, उसका स्प्रे कर दें या एरीगेशन या सिंचाई के माध्यम से प्रयोग करें, तो उससे आपके खेतों की आपूर्ति हो जाती है। हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं, हम कहते हैं इसको स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट ऑफ गोबर। इसके माध्यम से यदि इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग हमें 3 महीने में एक बार करना होता है, इससे हमारी जो फसल है इसका यदि हम समय पर प्रयोग करते हैं तो अंकुरण बहुत अच्छा होता है। जो बीज हम डालते हैं उसका मैक्सिमम अंकुरण हो जाता है। जितने बीज डालते हैं उनमें सारों में अंकुरण की प्रक्रिया हो जाती है, समय से हो जाती है। अंकुरण के बाद उसमें पौध निकलते हैं और पौध की डेंसिटी अच्छी रहती है, विकास अच्छा रहता है। और फिर हम 3 महीने के बाद दोबारा से इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी आती है, फूल अच्छे आते हैं। फूल की गति जो तेजी से बढ़ती है तो उसमें फल लगने का जो दाने आने की प्रक्रिया भी बहुत सामान्य रहती है, और दाने का साइज, फली की आकार पहले से अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम आदि नहीं रहती, इसमें तो सैकड़ों तरह के मूल्यवान एंजाइम्स, मूल्यवान रसायन रहते हैं, और ये सब सीधे सीधे काम करते हैं। प्राकृतिक खाद हैं, पोषक तत्व हैं, इसलिए इनका कोई प्रतिकूल असर भी नहीं होता। तो आप प्रयोग करके देखिए। आप या तो इतना मात्रा में गोबर का और मूत्र का प्रयोग करके देखिए, जो लाभ उससे मिलेगा उतना ही लाभ आपको 400 मिलीग्राम के आसपास गोबर के एक्सट्रैक्ट से, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट से, या मूत्र के गाढ़े मूत्र से मिल जाएगा। इस संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। वैसे मैं इस संबंध पे आगे विस्तार पूर्वक वीडियो बनाने वाला हूं। आपको अच्छा लगा हो तो मुझसे जुड़े रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें, और जो भी आपके मन में उसकी कमेंट्स दें, मैं उसके हिसाब से वीडियो बना के आपकी हर समस्या का, हर शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।